हाय एवरीवन, दिस इज आयुष एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ने वाले होंगे डुअल नेचर फोटॉन्स के बारे में। एंड डुअल नेचर का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज फोटॉन्स, आपका वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स या वेव नेचर ऑफ फोटॉन्स, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सर क्या चिंदी पना करते हो, ये सब क्या छोटा मोटा पढ़ा रहे हो सर, ये सब थोड़ी आता है। वो कुछ बढ़िया पढ़ाओ, कुछ बढ़िया पढ़ाओ दोस्त। जो मैं आज ये लेक्चर बहुत छोटा होगा, बहुत लंबा लेक्चर भी नहीं होगा। तो ये जो लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, लगातार 9 सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। तो लगातार 9 सालों से आ रहे हैं। इट्स नॉट अ छोटा चीज, बस इसको हम इग्नोर कर देते हैं। हर साल क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। जो आज पढ़ने वाले, जो कुछ मैं बताने वाला हूँ, हर साल आते हैं। बेसिकली थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स की भी थोड़ी सी फील आएगी। क्वांटम मैकेनिक्स इज लाइक हाईली इंटरेस्टिंग, हाईली मिस्टीरियस। जितना जानोगे उतना ही भगवान पर से विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। चलो भाई, पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स के बारे में। पहला जो ये एनसीईआरटी के लेके आए क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स मैं खुद ऐड कर दूंगा आपको फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। सर फोटॉन्स क्या होते हैं, पता ही होगा। कोई भी लाइट, कोई भी ईएम वेव, जैसे ये लाइट दिख रही है ना, कोई भी लाइट दिख रही है, लाइट को अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाओगे, लाइट को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, तो कोई भी जो लाइट है, लेट्स से कोई ये बीम ऑफ लाइट है, एक्चुअली जूम करके देखोगे तो ये कुछ पार्टिकल से बनी होती है। इन पार्टिकल्स को बोलते हैं फोटॉन। इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। वही पहली लाइन वही लिख दी। इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक फोटॉन्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक लाइन बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा बस याद कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है सच, बट थोड़ा याद कर लेना। एक चीज ना एक्सपेरिमेंट से अब क्लियर हो गई है कि जो भी लाइट होती है, जो लाइट होती है ना, जो हम दिख रहे हैं, तीनों बल्ब जल रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज भाई, मैं बहुत रात में लेक्चर बनाता हूँ, काफी कुछ मतलब होता है, बहुत मेरे को रिसर्च करनी पड़ती है, क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ते हैं, तो बहुत टाइम हो जाता है। तो अगर इफ यू कैन लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू माय चैनल या तक्षिता चैनल, हम दोनों का चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देर रात जागने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेहनत करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मम्मी से डांट पड़ती है यार, वो बहुत गंदा लगता है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो, आयुष आंटी आयुष को मत डांटो। बस आई वॉन्ट यू टू कमेंट दिस, आयुष मतलब आंटी आयुष को मत डांटो, ये कमेंट कर दो यार। वो लग जाता है, अभी इतना रात हो रहा है, मम्मी बहुत डांटती है मेरे को, ठीक है। तो इस चीज को प्लीज कमेंट कर दें ताकि उनको मैं दिखा पाऊं कि बाकी लोग का भला हो रहा है, ठीक है। चलो, तो अब मैंने क्या बताया था कि जो लाइट होती है, ये आप एक माइंड में रख लीजिए। लाइट जब भी ट्रैवल करती है, लाइट जब भी ट्रैवल करती है तो वो हमेशा वेव की तरह बिहेव करती है। और जब लाइट इंटरैक्ट करती है, जैसे जब टकराती है, इंटरैक्ट करती है, तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। सर समझ में नहीं आया, ज्यादा समझना नहीं है, बस याद कर लो, बस मैंने बोल दिया, ठीक है। अब बहुत डीप में नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स को डीप में बिल्कुल नहीं समझा जा सकता है, ठीक है। तो ट्रैवल करती है लाइट, मेरे फर्स्ट ईयर में था, है ना, दिमाग खराब हो गया था क्वांटम मैकेनिक्स। तो जितनी इंटरेस्ट था काफी हद तक खत्म हो गया था, वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, बट इट वॉज इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो जब भी लाइट ट्रैवल करती है तो वेव की तरह बिहेव करती है, और इंटरैक्ट करती है तो पार्टिकल की तरह। देखो इसमें थोड़ी सी हिंट दे रखी है। इन इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक फोटॉन्स। वही लाइन बोली है, देखो इंटरैक्शन जब भी होता है तब क्या होता है, इंटरैक्शन किसका, रेडिएशन मतलब वही लाइट, रेडिएशन मतलब लाइट। जब भी इंटरैक्शन होता है किसके साथ, मैटर के साथ, किसी मैटर के साथ कोई भी इंटरैक्शन होता है किसी लाइट का, जब भी कोई मैटर के साथ इंटरैक्शन होता है किसी लाइट का, तो उसकी तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह, ठीक है। अब बात करते हैं ईच फोटोन ऑफ एनर्जी ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, मोमेंटम होता है, ऑल राइट। अभी मोमेंटम की बात करेंगे, अभी सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, अभी सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। जल्दी से मैं डायरेक्टली फोर्थ पॉइंट पे आ रहा हूँ। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक दो पॉइंट मुझे ऐड करने पड़ेंगे यार, लिखे नहीं हुए हैं। देखो एक पॉइंट सबसे पहले पढ़ो। पहले तो ये पढ़ लिया कि लाइट के अंदर कोई भी रेडिएशन किससे बनी होती है, फोटॉन से बनी होती है, ठीक है। और दूसरा जो फोटॉन होता है, इन फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है, फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है, और जो चार्ज होता है वो भी 0 होता है। मास भी 0, चार्ज भी 0, सर ये एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं। इनका रेस्ट मास 0 है। रेस्ट मास 0 क्या, रेस्ट मास 0 क्या होता है, ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है, बस याद कर लो रेस्ट मास 0 होता है। तो आप अभी के लिए मान के चलो मास 0 होता है, विदाउट इवन गोइंग इनटू दिस कि सर अगर मास ही 0 तो एग्जिस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप इमेजिन करके चल लो कि एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनका रेस्ट मास 0 है, चार्ज 0 है। ये पॉइंट याद कर लो, ये पॉइंट याद कर लो, छठा पॉइंट याद कर लो, ये जो मैंने बताया। अब जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं।
फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वही मैंने बोला, चार्ज जीरो है इनका, ठीक है, कोई नेट चार्ज नहीं है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो, एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, डेफिनेटली, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से वही चीजें डिफ्लेक्ट करती हैं जो जिनमें नेट चार्ज हो, जिनमें नेट चार्ज हो, ठीक है। अगर मेरे आसपास तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ले आओगे, मैं डिफ्लेक्ट नहीं कर जाऊंगा, मेरे सामने आप मैग्नेट रख दोगे, वैसे चिपक नहीं जाऊंगा, क्यों? आई डोंट हैव चार्ज, आई डोंट हैव चार्ज इन माई सेल्फ, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन सच एज फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड, total energy and total momentum are conserved. However, the number of photons may not be conserved in a collision. The photon may be absorbed or a new photon may be created. Next point basically क्या बताता है, मैंने शायद एक दो दिन पहले, कल ही मैंने इसको क्वेश्चन में लिया था कि कंजर्वेशन ऑफ फोटोन जैसी कोई चीज नहीं होती, कंजर्वेशन ऑफ फोटोन जैसी कोई चीज नहीं होती। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, बट कंजर्वेशन ऑफ फोटोन नहीं होता, ठीक है। जैसे हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जिसने मैं लेक्चर देखा है उसमें मैंने बताया था, जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक सरफेस है, ठीक है, एक मेटल की सरफेस है, एक मेटल की सरफेस है, मेटल सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो व्हाट हैपेंस इज एक फोटोन गिरता है, एक फोटोन इस पे गिरा, एक फोटोन गिरा तो क्या हुआ, एक फोटोन गिरा तो क्या हुआ, ये फोटोन जो होता है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है, इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब कर लेता है। लेट्स से अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट थी, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था, और फोटोन आ गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ गया, एग्जांपल 11 मान लिया, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान लिया, तो ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और क्योंकि ये एनर्जी इससे ज्यादा है, ये एनर्जी इसके ज्यादा है, ठीक है, बराबर भी होगी तो भी एक ही बात है, बराबर होगा तो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने और ज्यादा ही ले ली सेफ साइड के लिए, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और निकल जाएगा, खुद इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। फोटोन का क्या हुआ, फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, सोचो फोटोन एब्जॉर्ब। तो फोटोन कंजर्वेशन नामक कोई चीज नहीं होती, फोटोन यार कभी कभी एब्जॉर्ब हो सकता है, कभी इट मे हैपन लाइक दिस ऑल्सो, कि दो फोटोन, कोई पर्टिकुलर बॉडी है, कोई बड़ा सा कोई एटम है, उसमें दो फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और एक फोटोन एमिट हो गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो अगर तुम नंबर ऑफ फोटॉन्स देखो तो भाई तो कंजर्व कहां रहे, 2 फोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एब्जॉर्ब हुए और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एमिट हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो तुम देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं है, एनर्जी कंजर्व्ड है, हालांकि है ना, एनर्जी कंजर्व्ड है, तो नंबर ऑफ फोटोन कंजर्वेशन नामक कोई चीज नहीं होती। अब बात करते हैं सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट की, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट की। देखो क्या लिखा हुआ है, ईच फोटोन हैज अ एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू एंड मोमेंटम इतना, ठीक है, ये पॉइंट की बात करते हैं अच्छे से। आपको ये बात कहीं ना कहीं पता भी होगी, तो आपको बता देता हूँ, प्लैंक्स ने ये बताया था, प्लैंक ने बताया था कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन फोटोन से बना होता है, और फोटॉन्स की एनर्जी कैसे बताते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू से, वेर इज म्यू मतलब एच एफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, E इज इक्वल टू एच एफ भी बोल सकते हैं। व्हाट इज एफ, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मतलब हर रेडिएशन बना होता है ना फोटॉन से, तो जो फोटॉन्स जिस रेडिएशन को बना रहे हैं, फोटॉन्स जिस रेडिएशन को बना रहे हैं, उस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मल्टीप्लाई करो एच से, एच इंटू एफ क्या हो जाएगा, ई, वेयर एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन ये उन्हें बताया था, ये उन्हें लॉ दिया था, ई इज इक्वल टू एच एफ या ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, वेयर एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी वही रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन मिल जाएगी आपको। क्लियर है, यहां तक तो बात बिल्कुल क्लियर होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटॉन। फोटॉन का क्या मोमेंटम होता है, सर बहुत इजी है, एमबी होता है, फोटॉन मोमेंटम एमबी होता है। अभी क्या बताया, फोटॉन का मास तो सर जीरो होता है, मास जीरो, वेलोसिटी कितनी भी हो जाए, वेलोसिटी तो बात करेंगे, एक फोटॉन की स्पीड क्या होती है, जिस स्पीड से लाइट फ्लो कर रही है, जिस स्पीड से लाइट मूव कर रही है, उस स्पीड से फोटॉन भी मूव करता है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वही फोटॉन की स्पीड है। तो भैया मास तो जीरो होने के कारण मोमेंटम हो जाता है जीरो। तो मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, कभी भी मोमेंटम में ये फॉर्मूला लगेगा नहीं। एक फोटॉन के लिए लिख लेना प्लीज यार इसको, फोटॉन के लिए नेवर यूज दिस फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी, कभी नहीं, जीरो निकलेगा हमेशा, कभी नहीं लगाना फोटॉन का मोमेंटम, ऐसे कभी नहीं निकालना। आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, इसको याद करना है,
E इज इक्वल टू पीसी, E इज इक्वल टू पीसी, ठीक है। लर्न दिस फॉर्मूला, लर्न दिस फॉर्मूला। व्हाट इज E? एनर्जी ऑफ फोटोन, P क्या मोमेंटम ऑफ फोटोन, C क्या है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मतलब जिस स्पीड से रेडिएशन जा रही है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, पता ही आपको, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला लर्न करना है, ये फॉर्मूला लर्न करना है। तो फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, E बाई सी, E बाई सी, दिस इज द मोमेंटम। ये E इज इक्वल टू पी सी याद कर लेना है। तो मोमेंटम क्या हो गया, E बाई सी, या फिर मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, एच एफ बाई सी, राइट, एच एफ बाई सी। तो E आपको, आप E तो निकाल सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट पता है, तो इससे आपको मोमेंटम मिल जाएगा। बट नेवर यूज मोमेंटम एज मास इनटू वेलोसिटी, प्लीज प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, विच इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली, ठीक है। देखिए, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ देयर इज ओनली इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड क्रॉसिंग इन अ गिवन एरिया विद ईच फोटोन हैविंग द सेम एनर्जी, दस फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये कंप्लीटली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि जब भी आप किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, जब भी आप रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, ऑब्वियस फ्रॉम द फॉर्मूला इज ऑब्वियस से पता चल रहा है, ऑब्वियस से पता चल रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो फोटोन की एनर्जी बढ़ जाती है, फोटोन की एनर्जी बढ़ जाती है। बट आप इंटेंसिटी जब बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं, मैं जबरदस्ती ये क्लिप ऐड कर रहा हूं ताकि जिसने लेक्चर नहीं देखा तो वो समझ सके, ठीक है। कि मान लो कि एक फोटोन है जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, ठीक है, एक फोटोन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, लेट्स से 2 फोटॉन्स हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। तो जब हम, बाकी लोग स्किप कर सकते हैं जिनको आता है, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं दोस्त, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी, तो हमको सेम फोटॉन्स और मिल जाते हैं। हमको क्या मिलते हैं, सेम फोटॉन्स और मिल जाते हैं। तो 2 से कितने हो गए, 6 हो गए। इंटेंसिटी बढ़ाई तो सेम एनर्जी के फोटॉन्स और बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट यहीं अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते, यहीं अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते, तो क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं बढ़ते, इनकी एनर्जी बढ़ जाती, मे बी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी ऑफ फोटॉन बढ़ जाती है, नंबर वही रहता है। वेयरएज इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटॉन्स ज्यादा मिल जाते हैं, सेम एनर्जी वाले, ठीक है। ये क्लिप ऐड कर दी थी ताकि आपको समझ में आ जाए जिसने नहीं देखा है। तो अगर आप, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है पूरा, कि अगर आप कभी भी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो सेम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे। ज्यादा एनर्जी नहीं मिल रही, फोटोन की एनर्जी ज्यादा नहीं हो रही, फोटोन की एनर्जी सेम टू सेम रह रही है, पर फोटॉन्स के नंबर बढ़ जा रहा है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना, बहुत अच्छे से बात करिए। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर, ठीक है। Power emitted is 2 into this. Okay, what is the energy of photon in the light beam? How many photons per second on an average are emitted by the source? ये पढ़िए। देखो, बहुत सिंपल है। पहला तो बहुत सिंपल है भाई, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लाइट की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो एनर्जी आपने निकाल लिया, E इज इक्वल टू एच न्यू से, ठीक है। एच कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, ये आपको दे रखा है, और आपको फ्रीक्वेंसी पता है। अब पूछा है what is the energy of photon in the light beam, तो हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट, how many photons per second on an average are emitted by the source, ठीक है। how many photons per second on an average are emitted by a source, क्लियर है। चलो देखिए, अब देखो, ध्यान से समझते हैं इस चीज को, ठीक है। पावर दे रखी है। पावर क्या होता है, पावर पता क्या होता है, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या गिवन है, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड। एक सेकेंड में देखो भाई, एक फोटोन की एनर्जी समझ में आ रही है, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, 3.98 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये है एक फोटोन की एनर्जी, और पावर क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है, एनर्जी पर सेकेंड। समझते चलना मेरी बात, प्लीज समझते चलना, ठीक है। पावर एमिटेड 2 इंटू 10 की पावर 3 है। देखो, पावर अगर 2 इंटू 10 की पावर -3 है तो सुनते चल नहीं जाना, इसका मतलब एनर्जी जो है
यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अच्छे से सॉल्व कर दे रहा हूँ, ध्यान सुनना। अगर पावर है 2 इंटू 10⁻³ इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी जो है, जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो हो रही है 10⁻³ जूल्स पर सेकेंड। वॉट क्या होता है, जूल्स पर सेकेंड ही तो होता है, मतलब पर सेकेंड इतनी एनर्जी मिल रही है। तो पूछेगा एक सेकंड में कितने फोटॉन्स मिल रहे हैं, पता है हमको, एक फोटोन की एनर्जी पता है, एक फोटोन की एनर्जी पता है। तो मान लो, तो फिर आपको ऐसे यूनिटी मेथड लगा सकते हो कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी थी, जो भी आप यूज करते हो अपने हिसाब से, ठीक है। मैं एक्स मान के करता हूं, बट ठीक है, फोटोन की एनर्जी कितनी है, 3.98 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है। आप इसमें ऐसे कर सकते हो कि 3.98 इंटू 10⁻19 जूल एनर्जी मिलती है एक फोटोन से। तो आप बता सकते हो 2 इंटू 10⁻³ जूल कितनी मिलेगी। एक सेकंड की बात हो रही है, एक सेकंड में अगर एक फोटोन आता है, एक सेकंड में एक फोटोन आता है तो इतनी एनर्जी मिलती है। तो इतनी एनर्जी कब मिलेगी, 1/3.98 इंटू 10⁻19 इंटू 2 इंटू 10⁻³ जूल। ये आपका बेसिकली आ गया, यूनिटरी मेथड कि भैया इतनी एनर्जी मिलती है एक फोटोन से, तो इतनी एनर्जी कितनी मिलेगी, इतने नंबर ऑफ फोटोन से। इससे आपको नंबर ऑफ फोटोन्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा देख लेना, इन्हें वही किया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या कर रखा है, पावर अपॉन एनर्जी। कोई फॉर्मूला नहीं है, यूनिटरी मेथड है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। ओके गाइस, आप देखते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में। एक्चुअली बहुत ज्यादा ही लेट हो चुका है, इट्स बीन 5 हो गया, आई डोंट नो। ओके, थोड़ा सा ना हेक्टिक हो गया मेरे लिए एक्चुअली, बहुत ज्यादा। एंड आई हैव टू आंसर, मतलब घर वालों को भी बताना पड़ता है। हॉस्टल में क्या होता है, आप कुछ भी कर सकते हो, घर में यू हैव लिमिटेशंस होती हैं, राइट। अभी मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, कोई उठ जाएगा तो बहुत डांट पड़ेगी। तो इस सब मुश्किलों से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो मेक श्योर कि आप इसको देखें, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली मैं पढ़ा जरूर रहा हूँ, बट थोड़ा सा टेंशन माइंड में है टाइम को लेके कि आई हैव टू क्लोज द लाइट्स, आई हैव टू स्विच ऑफ द लाइट्स एज सुन एज पॉसिबल। चलो भाई, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा एक है यार, घर में होता है। खैर, अब बात करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ की। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ने क्या बोला था, बात करी थी, जल्दी से बात करते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बेसिकली क्या है, डी ब्रॉगली ने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया था कि जो वेवलेंथ है, कोई भी पार्टिकल है, चाहे मैं चाहे आप, हर पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव कर सकता है। एवरी पार्टिकल, मतलब ये दोनों चीजें, हर वेव पार्टिकल की तरह होती है और हर पार्टिकल वेव की तरह होता है। दोनों बिहेवियर एग्जिस्ट करता है हर एक इस यूनिवर्स में, हर एक चीज का। एवरी वेव कैन एक्ट एज पार्टिकल, एवरी पार्टिकल कैन एक्ट एज वेव। डी ब्रॉगली ने क्या बताया, डी ब्रॉगली ने बताया था कि पार्टिकल जैसे मैं और आप, हम सब भी वेव्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। सर करते क्यों नहीं है, इंटरेस्टिंग पॉइंट, कभी डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, काफी चर्चाएं हैं। खैर, अभी मान के चलो कि हम पार्टिकल्स, हम लोग भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं, करते नहीं है बट कर सकते हैं। बस ऐसे मान के चल लो कि एवरी पार्टिकल कैन एक्ट एज वेव। तो क्योंकि पार्टिकल वेव की तरह एक्ट कर सकता है, अगर मैं पार्टिकल हूं, आयुष अगर एक पार्टिकल है, तो अगर वो वेव की तरह एक्ट कर सकता है तो उसके पास लैम्डा भी होनी चाहिए, तो उसके पास लैम्डा भी, वेवलेंथ होती है, हर वेव के पास वेवलेंथ होती है। तो अगर आयुष वेवलेंथ की तरह, एक वेव की तरह बिहेव कर सकता है, तो उसकी एक वेवलेंथ होगी। तो उसी वेवलेंथ को बोला डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या है आपका, ये जो फॉर्मूला दिया गया, इसमें ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये दिया गया H/P, वेयर H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, सेम जो भी पढ़ा हमने, प्लैंक्स कांस्टेंट जो भी होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और P इज द मोमेंटम, ये बोला। और इसको हम इसको और तरीके से लिख सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू H/P, इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन मास इंटू वेलोसिटी, ये लिख सकते हैं। वैसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये किसके लिए वैलिड है, ये फॉर्मूला, इसके बाद ये तो सबके लिए वैलिड है, ये तो फोटॉन्स के लिए भी वैलिड है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, जिन पार्टिकल्स के पास मास होता है। ये फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू mv तभी लगा सकते हैं ये फॉर्मूला, ये नॉट फॉर फोटॉन्स, राइट, नॉट फॉर फोटॉन्स। आप इलेक्ट्रॉन्स के लिए लगा सकते हो, प्रोटॉन के लिए लगा सकते हो, न्यूट्रॉन के लिए लगा सकते हो ना,
आयुष के लिए लगा सकते हो, हीलियम पार्टिकल के लिए लगा सकते हो, जिनके पास मासेस हैं। कार, बस, ट्रक सबके लिए लग सकता है, फोटोन के लिए नहीं लगेगा क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। और भी सर्टेन पार्टिकल्स होते हैं जिनका रेस्ट मास 0 होता है, वो नहीं लगेंगे। हमारे कोर्स की बात करते हैं, फोटॉन्स पे नहीं लगाओगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हीलियम, इन सब पे लगा सकते हो। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? तो सर फोटोन के लिए क्या बनेगा इक्वेशन? फोटोन के लिए यही इक्वेशन रहेगी, फोटोन के लिए तो यही इक्वेशन बरकरार रहेगी, बट आपको मोमेंटम अलग से निकालना पड़ेगा, मोमेंटम अलग से निकालना पड़ेगा। E इज इक्वल टू पीसी से, E इज इक्वल टू पीसी से अलग से आपको एनर्जी दी गई होगी, तो मोमेंटम आपको अलग से निकालना पड़ेगा E बाई सी करके। तो आप ऐसे लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन E बाई सी, ठीक है, E बाई सी। ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट ये है कि मोमेंटम अलग से निकालना पड़ेगा। ऐसे याद कर लो, मोमेंटम अलग से निकालना पड़ेगा E इज इक्वल टू पीसी से। क्लियर है? अब जल्दी से बात कर लेते हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये केस लेते हैं, कंसिडर किया इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के पास तो मास होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी कर सकता हूं, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, ठीक है। ओके, आपको ये फॉर्मूला आई डोंट नो कितने लोगों ने पढ़ा था, मोमेंटम को यू कैन ऑलवेज राइट एज मोमेंटम। ये चीज फॉर्मूला नहीं पता तो प्लीज याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशनशिप। जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। अब ये सब जो मैं कर रहा हूं, ये सब फोटॉन्स के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। ये सब किसके लिए वैलिड है? आपके इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैलिड है, प्रोटॉन्स और आगे चीज जिनके पास मास है। सब जहां जहां मास आ रहा है वहां हम नहीं यूज कर सकते, है ना। ये सब फोटॉन्स की कहानी खत्म हो गई, अब उनकी कहानी स्टार्ट कर रहे हैं जिनके पास मास है। तो आपके पास देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाय 2m, वेयर m इज द मास। तो देखो h अपॉन क्या लिख सकते हैं? √2m के लिख सकते हैं। तो लैम्डा को क्या लिख सकते हैं? h अपॉन √2m के, ठीक है। तो आपको वही चीज उन्होंने लिखी है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ एम बी स्क्वायर, उसको पी स्क्वायर बाय 2m लिख सकते हैं। तो p क्या हो गया? √2m के। सर कैसे हुआ? अरे बहुत इजी है यार, k2m के हो गया इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो p क्या हो गया? √2m के, है ना। p क्या हो गया थोड़ा सा बताना पड़ जाता है, √2m के। अब देखो, तो देखो √2m की हो गया, तो अभी इतना समझ गया, अभी यहां तक समझ में आ गया, अभी तक यहां तक समझ में आ गया, 2m की हो गया। अब मेरा एक पॉइंट याद रख लो, मेरा एक पॉइंट प्लीज इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो, बहुत ही इजी टू लर्न है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। कभी भी वोल्ट को, अगर मैं लेट से अभी पूछूंगा पोटेंशियल दे रखा है 10 वोल्ट, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक क्वेश्चन में गिवन होगा, ये बहुत बार लाइन मिलेगा, ये लाइन याद कर लेना, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू अ पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू अ पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट। तो सिंपली याद रख लो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 10 वोल्ट इंटू चार्ज, 10 वोल्ट इंटू चार्ज, ठीक है, 10 वोल्ट इंटू चार्ज, ठीक है। 10 वोल्ट इंटू चार्ज मतलब 10 वोल्ट इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो क्या हो जाती है 10 वोल्ट। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा जो भी आना होता है, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल्स, ठीक है। ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर पूछी जाए, पोटेंशियल गिवन और काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए, तो यह काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, आपसे कभी काइनेटिक एनर्जी जूल से पूछ सकता है, मैक्सिमम टाइम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता है, तो आपको पता है 1 जूल कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? यू नो दिस, 1 जूल कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? खैर ये याद कर लेते, ये भले याद नहीं रहता, 1 इलेक्ट्रॉन, ये याद कर लेना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। इसे प्लीज याद करिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स, ठीक है, ये याद कर लेना। तो 1 जूल क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ वही एनर्जी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे जो 10 वोल्ट लिखा हुआ था, ठीक है, ये जूल्स में लिखा हुआ था, जूल्स में आ रहा था, इसको आप कन्वर्ट करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक जूल के बदले लिख दो ये पॉइंट, जूल के बदले ये लिख दो, तो आप देखो ये कट जाएगा, ठीक है।
जूल के बदले आप ये लिख दोगे तो देखो कट जाएगा। तो बहुत सिंपल भाषा में बताऊं, काइनेटिक एनर्जी होती है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल टू लर्न है। सुनना, अगर पोटेंशियल दे रखा हो 10 वोल्ट तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 10 वोल्ट इंटू इलेक्ट्रॉन करना है, लेकिन आंसर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो, कंफ्यूज मत करना थोड़ा सा, ये तो यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट है, बट आया कैसे? वोल्टेज को मल्टीप्लाई करके इंटू चार्ज। आया कैसे? वोल्टेज को मल्टीप्लाई किया इंटू चार्ज से, चार्ज से मल्टीप्लाई किया। चार्ज क्यू, चार्ज क्या है? वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। होता काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? 10 वोल्ट इंटू क्यू होता है, 10 वोल्ट इंटू क्यू होता है एक्चुअली। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? 10 वोल्ट इंटू क्यू। क्यू कैन बी एनी चार्ज, क्यू कैन बी एनी चार्ज, ठीक है, क्यू कैन बी एनी चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए क्योंकि क्यू ई होता है, तो ये सॉल्व होके 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ जाता है, बट एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? 10 वोल्ट इंटू क्यू। तो मेरी बात समझ लेना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज वैलिड हो पा रही है। इसका मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए एक्चुअली सब वैलिड हो पाता है कि अगर 10 वोल्ट है, अगर 10 वोल्ट है तो एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होता है। सर कंफ्यूज हो गए? समझो बात को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। आया कैसे? वोल्टेज को चार्ज से मल्टीप्लाई करके, वोल्टेज को चार्ज से मल्टीप्लाई करके। बट इलेक्ट्रॉन के लिए 10 वोल्ट का इक्विवेलेंट एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो जाती है। प्रोटॉन के लिए वही होगी, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज वही होता है। किसी और ऑब्जेक्ट का चार्ज डिफरेंट होता है तो उसका अलग हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन की मदद से समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने वही किया, काइनेटिक एनर्जी को क्या किया? ई इंटू वी किया, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा जरा। काइनेटिक एनर्जी को क्या किया? ई इंटू वी किया। काइनेटिक एनर्जी को क्या किया? ई इंटू वी लिखा, ई इंटू वी लिखा। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी को ई इंटू वी लिखा तो वही फॉर्मूला बन गया, ये हो गया। अब देखो, एच एम ई इन सबको सब्स्टिट्यूट किया गया, एच एम टू ई सबको सब्स्टिट्यूट किया गया, तो लैम्डा कितना निकल के आया? सुनना मेरी बात, ये चीजें यहां तक सुनना मेरी बात, यहां तक दिस इज वैलिड फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी मास वाला ऑब्जेक्ट, एवरी मास वाला ऑब्जेक्ट, सबके लिए, प्रोटॉन, हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन, सबके लिए वैलिड है इतना फॉर्मूला। ये जो आ रहा है, ये जो टर्म आ रहा है, ये स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन के लिए आया। क्यों आया इलेक्ट्रॉन के लिए? सुनना मेरी बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? क्यू इंटू वी होता है, और इलेक्ट्रॉन के लिए तो क्यू होता है ई के बराबर, 1.6 इंटू 10⁻⁹। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो ये थोड़ा सा समझते चलना इस चीज को, ठीक है। ये फॉर्मूला कब आया? एक इलेक्ट्रॉन के लिए। इसी फॉर्मूले से अगर वैल्यूज पुट कर दी जाए, सेमी फॉर्मूला है, इसी वैल्यूज को अगर इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी जाए तो ये निकल के आता है। इसको लर्न करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लो इसको, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2m ev। सुनना मेरी बात, 2m ev ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं तो √2m qv, तो ये सबके लिए वैलिड है, क्योंकि यहां मैं स्पेसिफिकली चार्ज डिफाइन नहीं कर रहा, यहां स्पेसिफिकली मैं चार्ज को डिफाइन नहीं कर रहा कि क्यू ई के बराबर हो, क्यू कुछ भी हो सकता है यहां पे, तो ये सभी के लिए वैलिड होगा। ये वैलिड होगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है ईवी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, अभी के अभी, और लैम्डा इन नैनोमीटर, ये पूरा याद होना चाहिए। लैम्डा होता है 1.227 अपॉन √v, v इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इन वोल्ट्स गिवन है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लो किसी भी हाल में, ठीक है। और व्हाट इज लैम्डा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन देखिए, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल 100 वोल्ट दे रखा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला 1.227 अपॉन √100। क्लियर है, प्रॉपर, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ठीक है। ने राउंड ऑफ करके 0.123 कर दिया, ठीक है, राउंड ऑफ करके कर दिया, बट आई होप द पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इन दिस केस इज ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्सरे वेवलेंथ, ठीक है। मतलब ये जो वेवलेंथ होती है, ये एक्सरे वेवलेंथ के बराबर की होती है। जो एक्सरे की वेवलेंथ होती है वो इसी ऑर्डर में होती है, उन्हें दे रखा है, बट ठीक है, एग्जाम्पल है कर लेते हैं, ठीक है। ये करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी उस पर आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An electron, an alpha particle and a proton have the same kinetic energy
विच ऑफ दीज पार्टिकल्स विल हैव शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो भैया देखते हैं, बिना कुछ करे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? एच अपॉन पी। एच अपॉन पी। मोमेंटम क्या होता है? अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक, सभी के लिए वैलिड है। ये सभी के लिए वैलिड है। मुझे बताओ ये वैलिड सभी के लिए है कि नहीं है? ये सभी के लिए वैलिड है कि नहीं? ये फॉर्मूला यस, ये भी सभी के लिए वैलिड है। ये भी यहां तक, अब यहां तक सभी के लिए वैलिड है। पर जैसे क्यू को मैं ई पुट कर दूंगा वो इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक है, वो फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड था। 1.227 ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। क्लियर कर लेना इस चीज को, क्योंकि वो वैल्यू कब आई? जब ई पुट किया। ठीक है, ठीक है। तो देखो, अब देखो सिंपली, आप सिंपली देख सकते हो सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, 2 भी सेम है, एच भी सेम है। तो लैम्डा इनवर्स रिलेशन आ रहा है अंडर रूट एम के। लैम्डा इनवर्स रिलेशन आ रहा है अंडर रूट एम के। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो भाई जिसका मास सबसे ज्यादा, सर किसका मास ज्यादा होता है? अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा होता है, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। सबसे ज्यादा भारी कौन होता है? अल्फा, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा मास वाले का लैम्डा सबसे कम होगा। इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है अंडर रूट एम के। तो जिसका मास सबसे ज्यादा उसका लैम्डा उतना ही कम। तो हेंस अल्फा पार्टिकल हैज शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्लियर है? क्लियर है। एक सिंपल से मैं ग्राफ अगर पूछूं आपसे कि अगर मुझे बताओ लैम्डा और पी का ग्राफ, लैम्डा वर्सेस पी का ग्राफ, जिसने मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर देखा है उसको समझ में आएगा, उसको ज्यादा समझ में आएगा। लैम्डा होता है एच अपॉन पी, इनवर्स रिलेशन है तो ऐसे ग्राफ बनेगा। लैम्डा पी का ऐसे ग्राफ बनेगा। इनवर्स रिलेशन है तो ऐसे ग्राफ बनेगा। जब भी इनवर्स रिलेशन होता है, जब भी इनवर्स रिलेशन आता है हमेशा से चांद की तरह ग्राफ बनता है। ठीक है। अब ये हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ था, मैं थोड़ा समझा दिया, थोड़ा समझा देता हूं मैं। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेसिकली क्या है? किसी भी पार्टिकल की, ठीक है, एक्चुअली ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए वैलिड होता है। इस पर भी बहुत मन कर रहा है चर्चा करने का, बट आपको याद ही करना है। अभी ज्यादा प्लीज अभी उस मूड में नहीं कि मैं ज्यादा खुल के सब कुछ बता दूं इसके बारे में। अभी के लिए सब कुछ याद करो, क्योंकि वो जो खुल के बताऊंगा उससे कुछ कॉन्सेप्ट एज सच इतना भी वो नहीं होगा कि आप उसको यूज नहीं करोगे अभी नीट में। अभी है ना, अभी तो एग्जाम है, इतना यूज नहीं करोगे नीट में। तो अभी मैं बाद में कभी बताऊंगा, ठीक है, जब मेन लेक्चर ले रहा हूँ। तो आपको अभी तक यह भी सिंपल याद कर लेना है, हाइसेनबर्ग जो प्रिंसिपल होता है ये एक्चुअली एलिमेंट्री स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ये सिग्निफिकेंट है। मेरे लिए सिग्निफिकेंट थोड़ी आंसर ये हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तुमको दिख नहीं रहा मैं कहां बैठा हूं? एक बार बताओ, आपको दिख नहीं रहा मेरी वेलोसिटी कितनी? 0। मेरा मोमेंटम कितना है? 0। मैं हूं भी तो यहीं पर ही, ये बॉटल तो यहीं पर ही है। कैन डोंट यू थिंक आपका मोमेंटम, आप इसका मोमेंटम बता सकते हो, मोमेंटम दिखा सकते हो इसका? मोमेंटम इज 0, वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल भी पता है, दोनों बता दिया। क्या कह रहा है? इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन क्यों बोला हुआ है? एक एलिमेंट्री बहुत माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात होती है, और एनी अदर पार्टिकल, ठीक है, और एनी अदर पार्टिकल मतलब छोटे पार्टिकल्स। एट द सेम टाइम एग्जैक्टली देयर इज ऑलवेज सम, आप इसके उसमें आना, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आना, तब आपको बढ़िया से बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा। देयर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी, ठीक है, इन द स्पेसिफिक, मतलब वो कहना कि अनसर्टेनिटी रहती है। अगर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे अच्छे से तो पोजीशन नहीं मिल पाएगी, पोजीशन कैलकुलेट करोगे तो मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। तो ये आपको सिंपली याद कर लेना है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। इसका कोई क्वेश्चन आया हुआ नहीं है सच, इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। मतलब केमिस्ट्री में तो आ जाएगा, केमिस्ट्री में आ जाएगा, रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, ठीक है, ये याद कर लेना, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आओगे तो बहुत बढ़िया चीजें पता चलेंगी, ठीक है। एक दो चीज ले लूंगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है। यहां सिंपली याद कर लो, जो आपका हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है वो ये कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मोमेंटम और पोजीशन दोनों एक साथ डिटरमाइन कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली डिटरमाइन कर पाना कहां पे है और किस स्पीड से जा रहा है, इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी टफ, ठीक है। चलो भाई, ये वही चीज है, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मास m, वही चीज मैंने लिख दी, वही चीज मैंने लिखी है, चार्ज पार्टिकल्स एक्सीलरेटेड टू अ पोटेंशियल इतना, ठीक है। ये उसका भी ये हो गया, क्लियर है, क्लियर है। यहां भी वही चीज है, वही चीज लिख दी, वही चीज लिख दी।
चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं खुजली मच रही मेरे अंदर, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा खुजली मच रही, बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखता कैसे, हाउ डू यू सी ऑब्जेक्ट, थोड़ा बायो है इसमें। हमारी आंखों पे क्या गिरते हैं, फोटॉन्स गिरते हैं। हमारी आइज पे व्हाट हैपेंस इज, हमारी आइज पे फोटॉन्स गिरते हैं, राइट, फोटॉन्स गिरते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा हुआ है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है, तो मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए लाइट जलानी पड़ती है ना। अगर आपको मुझे देखना है तो आप मेरे को आप लाइट जलाओगे, लाइट जला के तो दिखती हैं चीजें। तो व्हाट हैपेंस इज, जब भी लाइट जलती है तो एक फोटोन इस पे टकराता है और हमारी आंख पे गिरता है। और फोटोन जहां टकराता है, आंख पे गिरता है, तो हमको लगता है ऑब्जेक्ट यहाँ पे। जैसे ये आपको ये ऑब्जेक्ट क्यों दिख रहा है, ये आपको ऑब्जेक्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि फोटॉन्स टकरा के आपके पास जा रहे हैं थ्रू कैमरा। ऑब्वियसली एक्चुअल फोटॉन्स नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया थोड़ा सा, लेकिन आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। रियल लाइफ में अगर ये होता, ठीक है, तो मतलब आपके मोबाइल से भी फोटॉन्स ही निकल लें, खैर ठीक है, फोटॉन्स आपके मोबाइल से भी निकल लें, बट अभी मान के चलो आप रियल में मेरे सामने बैठे हो, तो ये इससे फोटॉन्स निकल के आपकी आंख में जाते हैं, इसलिए आपको ये दिख रहा है। लेकिन ये सच है, यही चीज है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट पार्टिकल है, फोटोन भी लाइट है, बट फोटोन के पास, याद है, फोटोन के पास भी एनर्जी होती है, फोटोन के पास भी मोमेंटम होता है। तो जब फोटोन स्ट्राइक करता है ना इलेक्ट्रॉन पे, फोटोन स्ट्राइक करता है ना इलेक्ट्रॉन पे, तो आपकी आंख में तो चला गया, वो आपकी आंख में तो चला गया, बट उस स्ट्राइकिंग की वजह से इसने हिला दिया इसको। बट आपको लगेगा कि यहां पर ही है, क्योंकि फोटोन, आपकी आंखों में फोटोन तो यहां से आया हुआ, स्ट्राइक होके आया है, बट उस स्ट्राइकिंग के चक्कर में ये इलेक्ट्रॉन हिल गया। तो आपको लग रहा है कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन इधर है, एक्चुअली में आपको इधर आ गया। समझ लो मेरी बात। तो देखो कितना मुश्किल, तो आपको डिटरमाइन कर पाना इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां पर है, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब यहां पे आ गया। जब तुम इलेक्ट्रॉन को देखने जाओगे, अभी यहां बैठा हुआ है, इसकी पोजीशन फिक्स है, इसकी एक्चुअली में पोजीशन फिक्स है, बट जब हम मेजर करने चले जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमको मेजर करने के लिए हमको लाइट मारनी पड़ेगी इस पे। जैसे लाइट मारेंगे फोटोन गिर के, जैसे हमारी आंख में आई, बहुत सारे फोटॉन्स गिरेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन पे फोटोन गिरा, ये सारा इलेक्ट्रॉन हिल जाएगा अपनी जगह से, बिल्कुल कैरम बोर्ड की तरह। कैरम बोर्ड पे मारा, वो टक पड़ गया, वो चला गया। हमको लग रहा है कि हम बहुत खुश हैं, इधर है, बट एक्चुअली वो अगले इंस्टेंट पे कहीं और हो गया। फिर तभी हमको दिखता है कि अरे अब इधर आ गया। इधर जैसे देखते हैं, टकरा के इधर आ जाता है। तो यही सीन है। अगर नहीं समझ में आया तो आप इग्नोर मार सकते हो, लेकिन समझ में आ गया तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। वो फोटोन इसको हिला ही देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमको हिला नहीं पाता। मेरे पास बहुत करोड़ों फोटॉन्स गिर रहे हैं मेरे ऊपर, बहुत फोटॉन्स गिर रहे हैं मेरे पे, बट मैं इतना भारी हूं कि फोटॉन्स मेरे को हिला नहीं पाते, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस में और लेके आऊंगा। व्हेन अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, व्हेन प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट, ठीक है। मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बेसिकली Q इंटू V होता है। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम ही होता है, तो जब भी Q इज इक्वल टू E होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, न्यूमेरिकली सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, न्यूमेरिकली सेम होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूमेरिकली सेम होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ जाएगा। चलो भाई, एक अच्छे क्वेश्चन मैंने ले लिए, बाकी सिंपल तो क्वेश्चन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में ट्राई करना, ठीक है। मैंने ले लिए अच्छे क्वेश्चन, मैंने थोड़े बहुत ले भी लिए, एक दो आपके सामने ले आ रहा हूं। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड विद इनिशियल वेलोसिटी इतना, इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट है। एंटर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, ठीक है, E कांस्टेंट है, वेरी गुड। और लैम्डा नॉट क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनिशियली, देन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम t विल बी। देखो इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है, दोस्त, v नॉट आई कैप, ठीक है। इनिशियली वेलोसिटी v नॉट आई कैप है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। तो इसका लैम्डा नॉट क्या होगा, h अपॉन mv नॉट। इनिशियल मोमेंटम इसका mv नॉट है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, p इनिशियल क्या है, mv नॉट। अब इस पे लगी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई नॉट, तो सर कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, कहां जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा? कमेंट करो, देखें जरा कितने लोग सही कर पाते हैं, कमेंट करो। इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा राइट में। जो डायरेक्शन होती है, ये माइनस ई नॉट ऐसे लिखना चाहिए था मेरे को, पूरा लिख देता हूं मैं। ये माइनस ई नॉट आई कैप मतलब ये माइनस आई कैप में, मतलब दिस इज ई नॉट इंटू माइनस आई कैप, ये मतलब है इसका,
ठीक है, ई नॉट इंटू माइनस आई कैप, माइनस आई कैप में इसका मतलब ये होता है माइनस ई नॉट आई कैप, मतलब ई नॉट इंटू माइनस आई कैप, लेफ्ट साइड है ये। तो मतलब इसमें फोर्स कितना लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, याद रख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, फोर्स ऑन अ इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और यहां पे एक प्रोटॉन होता तो फोर्स ऐसे लगता, बट यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स उल्टा लगता है। तो फोर्स एक्चुअली इधर लग रहा है, फोर्स एक्चुअली इधर लग रहा है। ठीक है, फोर्स एक्चुअली इधर लग रहा है। तो यहां पे ये बहुत मल्टीपल कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट यहां पे इन्वॉल्व हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू हो गया। आपको इतना, अब हमको डायरेक्शन पता चल गई है, अब हमको डायरेक्शन पता चल गई, तो हम जबरदस्ती अब साइन वाइन पुट करके नहीं देखेंगे। ठीक है, अब हमको साइन पुट करने की जरूरत नहीं, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था ये चीज। अगर आपको एक बार डायरेक्शन पता चल गई, अब आप मैग्नीट्यूड की बात करो, अब आप मैग्नीट्यूड की बात करो। ठीक है, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई इंटू ई नॉट। मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पे फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मुझे डायरेक्शन से मतलब नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन मैंने फाइंड कर ली। वो जो माइनस वाइनस आता है वो डायरेक्शन बताता है। आपको लग रहा होगा सर यार माइनस क्यों नहीं ले रहे हो यार, माइनस ई होता है ना। अगर आप फिर डायरेक्शन पुट करना चाहते हो तो फिर ई नॉट की डायरेक्शन भी पुट करनी पड़ेगी, ई नॉट का भी माइनस साइन पुट करना पड़ेगा। अगर कोई तुम्हारा मन कर रहा है कि सर वो पुट करो, चार्ज विद साइन पुट करो, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी विद साइन पुट करनी पड़ेगी। तो आएगा वही चीज, आएगा वही चीज। हालांकि मैंने आपको चीज बताई है, हमेशा डायरेक्शन पहले डिटरमाइन कर लो, डायरेक्शन पहले डिटरमाइन कर लो, उसके बाद से मैग्नीट्यूड से खेलो। मैग्नीट्यूड पक्का इसका ई इंटू ई है, ई इंटू ई नॉट। और डायरेक्शन मैंने अलग से निकाल रखी है, तो मुझे साइन वाइन से खेलने की जरूरत ही नहीं, आई कैप जे कैप करने की जरूरत ही नहीं, मुझे पहले से डायरेक्शन पता है। तो पक्का फोर्स लग रहा होगा इधर, राइट साइड में लग रहा है। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट कह सकते हो। थर्ड कॉन्सेप्ट, एक्सेलेरेशन क्या होता है, एम ए क्या होता है, फोर्स। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, एफ बाय एम। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय एम। ये हो गया एक्सेलेरेशन, ये हो गया एक्सेलेरेशन। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट एक्सेलेरेशन लगता है तो टी टाइम के बाद उसकी क्या वेलोसिटी हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ मोशंस कब लगाते हैं, कांस्टेंट है ये एक्सेलेरेशन, मास कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, ई नॉट कांस्टेंट, ई नॉट इज कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है। एक्सेलेरेशन जब भी कांस्टेंट होता है, क्या होता है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v नॉट प्लस ए टी, ये हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो गई, लैम्डा अपॉन एम वी नॉट प्लस, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें से वी नॉट कॉमन ले लूं लेट से, तो एम वी नॉट 1 प्लस, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वी नॉट कॉमन लिया मैंने, और यहां वी नॉट था नहीं तो यहां डिवाइड हो गया। आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि आप इसको ऐसे मान सकते हो, इंटू वी नॉट कर लो, फिर ये वी नॉट कॉमन ले लो, ऐसे भी कर सकते हो। वरना अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी चीज है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो आपका क्या हो जाएगा, ओ मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, छोटी सी गलती कर दी। आपसे पूछा था लैम्डा, राइट, लैम्डा पूछा था। ठीक है, लैम्डा पूछा था, वो एच होना चाहिए था, राइट, छोटी सी गलती कर दी। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन होता है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी नॉट, ये होना चाहिए था। तो एच अपॉन एम वी नॉट तो लैम्डा नॉट था, तो लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा नॉट अपॉन 1 प्लस ई बाई एम वी नॉट इंटू टी, ये आपका हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं ले आया था, अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैं ले आया था। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। द वेवलेंथ लैम्डा ई ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड लैम्डा पी ऑफ अ फोटोन ऑफ सेम एनर्जी ई इज रिलेटेड बाय। अच्छा क्वेश्चन है, देखो दोनों की एनर्जी सेम है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पूछी है, फोटोन की पूछी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तभी मुझे अच्छा लगा, ये लिया मैंने। देखो इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा क्या होगा, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। तो उसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी दोनों की सेम है, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब वो एनर्जी है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, ये थोड़ा तरीका समझ लेना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एच अपॉन 2m इंटू एनर्जी कर दी, 2m इंटू एनर्जी कर दी। ठीक है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी वही एनर्जी है। ठीक है, इसमें काइनेटिक, इलेक्ट्रॉन का हम कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेते यार, इलेक्ट्रॉन की हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही, उसको उसका एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये याद रख लेना,
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चीज, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m इंटू ई। अब देखो फोटोन की एनर्जी भी कितनी ई है, फोटोन की एनर्जी भी की है, फोटोन की एनर्जी की है ई है, फोटोन की एनर्जी भी ई है, तो ई को लिख सकता हूं पीसी। याद है ई को लिख सकते हैं पीसी, ई को लिख सकते हैं पीसी। हमने एक चीज डिराइव करी थी, कि भैया जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है फोटोन के लिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है फोटोन के लिए, वो एच अपॉन पी तो होता है, बट आप पी मास इंटू वेलोसिटी से नहीं निकाल सकते, आपको ये फॉर्मूला पता होना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम डूइंग इज सुनते चले जाना मेरी बात। लैम्डा इज इक्वल टू, मेरी बात सुनते चले जाना। देखो लैम्डा इज एच अपॉन पी, तो लैम्डा ऑफ फोटोन क्या होता है, एच अपॉन पी की जगह क्या रख रहा हूं मैं, पी की जगह क्या रख रहा हूं, ये तो हो जाएगा वही एच सी बाई ई। ये अच्छे क्वेश्चन मैंने ले लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 2m, अब देखने मेरी बात, अब मेरी बात समझ लेना। तो मैं एनर्जी को क्या लिख सकता हूं, एच सी अपॉन वेवलेंथ ऑफ फोटोन। आप अपने वे से कर सकते हो, आप अपने वे से करो, मेरा मन मेथड मत यूज करो, इसमें और मेथड्स आप कर सकते हो। ई को आप पीसी लिख लो, अपने हिसाब से करके देखो तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट 2m, ई की जगह क्या रखा मैंने, एच सी बाई लैम्डा पी, ठीक है, एच सी बाई लैम्डा पी रखा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, आप लोग के लिए सॉल्व कर देता हूं, मैं कहूंगा आप लोग खुद सॉल्व करो, ठीक है। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट 2m एच सी, एच इंटू सी बाय लैम्डा पी, ठीक है। ये हो जाएगा क्लियर है। तो अब देखो थोड़ा सा इसमें आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करो, ठीक है। तो एच स्क्वायर अपॉन 2m एच सी इंटू लैम्डा पी आएगा, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच अपॉन 2m सी इंटू लैम्डा पी। अब आपने एक चीज नोटिस कर ली, बाकी सब तो कांस्टेंट है, मास सी और एच ये सब तो कांस्टेंट है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, सी कांस्टेंट होता है, एच कांस्टेंट होता है, सब कांस्टेंट है। तो अब ये कह सकते हो लैम्डा पी क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ई स्क्वायर। ठीक है। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व किया था, तो ये क्वेश्चन ले लिए मैंने। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डाइविजन जर्मन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है गाइस, और थोड़ी सी क्वांटम मैकेनिक्स की फील दे दें आपको, बहुत ही मतलब अगर आपने क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स आपने अच्छे से थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करी ना, भगवान के ऊपर से आपका भरोसा बढ़ जाएगा, आप सच्ची में कहने लग जाओगे स्पिरिचुअलिटी और ये साइंस एक्चुअली में एक ही चीज है। देखो डाइविजन जर्मन एक्सपेरिमेंट बेसिकली इसने वेरीफाई करा था, वेरीफाई करा था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर क्या, यस, वेव नेचर की इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। सोचो एक इलेक्ट्रॉन जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं गोली की तरह, वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ज्यादा बहुत डिटेल में पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा बात बता दे रहा हूं, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही समझ लेना है, वेव नेचर को प्रूव किया था इसने, ठीक है। एनआई क्रिस्टल यूज किया था, थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ यार, ज्यादा नहीं डीप में जाएंगे, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। देखो भाई फॉर्मूला गिवन नहीं है एनसीईआरटी में, तो बहुत बढ़िया चीज है, तो आने इम्पॉसिबल है, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मान लो भाई, है ना। एक्सेप्शन का केस रखना पड़ता है, बट इतना हम करेंगे नहीं। अब देखो क्या होता क्या है, और इसमें इंटरेस्टिंग है, डोंट थिंक इट्स अ बोरिंग। अभी मैं आंखें आपकी मतलब आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, देखो थोड़ा सा अजीब ही तो लग रहा होगा ना, ये वेव नेचर प्रूफ कैसे हुआ होगा, कैसे वेरीफाई हुआ होगा। ओके देखो ये बेसिकली क्या है, एक थोड़ा डिवाइस, उसको मैं मेरे को वो लेके आने दो, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी रियल फोटो ले आते हैं, एनसीईआरटी ले आते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो मैंने क्या किया, एक्चुअल फोटो में ले आया हूं एनसीईआरटी में। तो बेसिकली क्या है, इस एक्सपेरिमेंट को समझिएगा। ये है भाई इलेक्ट्रॉन गन, सुनते चले जाना। हमने क्या किया, हमने बेसिकली बहुत सिंपल से चीज की। एक्सपेरिमेंट बेसिकली है क्या, एक्सपेरिमेंट बेसिकली आसान भाषा में समझाते हैं, यहां से आसान भाषा में समझ लो एक्सपेरिमेंट है क्या। सिंपली फिर आपको आपकी आंखें फिर चौंक जाएंगी, पता भी चलेगा कि क्या ये एक्सपेरिमेंट क्या है। बेसिकली क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये निकेल है, ठीक है, ये निकेल है। तो हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक स्ट्राइक करवाते हैं,
ठीक है, जैसे परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है ऐसा नहीं, थोड़ा सा एक एंगल के साथ स्ट्राइक करवाया, ठीक है। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवाया। तो हमने देखा कि जैसे होता है ना कि कोई बॉल होती है, जैसे कोई बॉल गिरे इस पे, तो बॉल ऐसे डिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगी, ऐसा तो हो जाएगा। तो वही चीज हमने करने की कोशिश करी कि डाइवर्जेंस थ्योरम एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन गन होती है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करे। तो वो जब भी स्ट्राइक करती है निकल क्रिस्टल को स्ट्राइक करती है, तो हम देखते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन्स बिखर जाते हैं, ठीक है। ये निकल ऐसे रेक्टेंगल नहीं होता भाई, क्रिस्टल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, थोड़ा सा ना इन्हें अच्छे से बताया नहीं है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। ये ले लेते हैं। बेसिकली क्या किया, इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले, दे ये स्ट्राइक करे, ऐसे स्ट्राइक कर गए, ठीक है। ये क्या हुआ, स्ट्राइक कर गए, ठीक है। स्ट्राइक करके हमने देखा कि ये एक पर्टिकुलर एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। एक्चुअली में हुआ क्या, मेरी बात समझते चलना। पहली चीज जो अजीब लगी कि जब ये स्ट्राइक करे सीधा जैसे कोई बॉल सीधा स्ट्राइक करती है तो वापस ही तो बाउंस बैक करती है, पार्टिकल एक वापस बाउंस बैक करता है। बट यहां पे थोड़ा दिक्कत हो गया, हमें डिफ्लेक्शन सा आ गया थोड़ा सा, ये चीज थोड़ी सी अजीब हो गई, ये चीज थोड़ी लाइट की चीज हो गई। जैसे आप एक टॉर्च मारो तो उसके आसपास के रीजन में थोड़ा सा जलने लग जाता है, क्योंकि लाइट थोड़ी फैल जाती है। हुआ कि नहीं देखा आपने, एक्सपेरिमेंट करके देखा, टॉर्च मारो, ये फ्लैश लाइट मारो, तो आपने देखा होगा एक बार गिरती है थोड़ा इधर उधर फैल जाती है। तो वही चीज हुई, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आप देख पा रहे हो कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स वापस बाउंस बैक पूरे तरीके से नहीं हो पाए, थोड़े से डिफ्लेक्शन हो गया, थोड़ा सा इसको डाइफ्रैक्टेड बोलते हैं, इसको एक्चुअली डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आसान भाषा में समझो डाइफ्रैक्शन होता क्या है। इट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यही होता है डाइफ्रैक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही होता है। तो होता क्या है, यहां पर हमने कलेक्टर रखा है, गैल्वेनोमीटर है ये, जो डिटेक्ट करेगा। गैल्वेनोमीटर क्या होगा, डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करे और ये जैसे डिफ्लेक्ट हो गए, जैसे लाइट की तरह डिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे लाइट डिफ्लेक्ट होती है, डिफ्लेक्ट हो गए। हमने देखा कि भाई ये प्रेजेंट है, और हमने देखा कि भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, इसलिए हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स पक्का डिफ्लेक्ट होकर इधर आए होंगे, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली एक पॉइंट पे, बट अलग अलग पॉइंट्स पे आए हैं। हाँ, एक पॉइंट पे ज्यादा थे, एक पॉइंट पे कम थे, बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करना, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा हमको हिंट मिल गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है शायद वेव नेचर के हैं, थोड़े से वेव नेचर के शो कर रहे हैं। बट इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पता क्या निकल के आया, हमने बोला कि भाई हम मान नहीं सकते कि वेव नेचर है, यू नो मे बी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, धक्का मुक्की हो गई, इधर उधर डिफ्लेक्ट हो गए, है ना। डोंट से लाइक दिस कि ऐसे बाउंस बैक करने चाहिए, क्या पता इतने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन हो जाता है, इतनी मात्रा में निकल रहे हैं, कोई इधर निकल के उधर निकल गया, हो तो सकता ही है। ऐसे नहीं मानते कि वेव होगा, डोंट थिंक, ऐसा नहीं मानते वेव होगा। ये तो सबने सोचा, यही सोचा। उसके बाद ना एक बहुत ही बढ़िया चीज करी गई, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को डाला, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को फेंका गया, वन बाय वन, एक इलेक्ट्रॉन को फेंका गया। अब एक इलेक्ट्रॉन तो बाबू, लेट से मान लेते हैं ये निकल कुछ ऐसा है, मान लेते हैं इसको ऐसे मान के चलो, ये कुछ ऐसा है, लेट से ऐसा मान लेते हैं, लेट से ये टकरा के ऐसा हो गया, मान ले अभी समझाने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन तो टकरा कैसे गिरेगा एक जगह पे, एक इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन गिरेगा। पता ये चला दैट इलेक्ट्रॉन वॉज प्रेजेंट फ्रॉम हेयर टू हेयर, इलेक्ट्रॉन पूरे हिस्से में डिटेक्ट हो रहा था, दिस इज लाइक व्हाट, एक इलेक्ट्रॉन मल्टीपल जगहों पे एग्जिस्ट करने लगा। इट्स जैसे ये लाइट की तरह हो गया, जैसे आप लाइट मारते हो, एक जगह लाइट मारते हो, लाइट हर जगह प्रेजेंट हो जाती है, लाइट हर जगह फैल जाती है ना, ये वो हो रहा है। दैट इज द पॉइंट, यहां पे क्लियर हुआ कि, और सोचो फिजिक्स तो गई, मैथ्स के लिए एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल जगह पर प्रेजेंट है, ये रिमोट यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है। ओ माय गॉड, ये चीज अजीब थी गाइस, ये चीज अजीब थी कि ये इलेक्ट्रॉन आखिर हुआ कैसे, ये
हुआ कैसे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे टकराया 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 और ये हर जगह प्रेजेंट है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये अब तो भसड़ भी नहीं बच रही। तो ये पॉइंट है भैया वेव नेचर का। ये इससे अब कहते हैं ना, हम कहते हैं भाई भगवान हर जगह है, हर जगह कैसे हो सकता है, कोई इंसान हर जगह कैसे हो सकता है? भाई एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन देखो हर जगह प्रेजेंट है, इट्स प्रेजेंट एवरीवेयर। एक कंफ्यूजन आ रहा होगा, तो ये आपका अभी, और चलिए जल्दी से थ्योरी की बात कर लेते हैं, थ्योरी की बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत और एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ने ये देखा, जल्दी से बात कर लेते हैं। ये नोटिस कर लो भाई, ये ग्राफ ठीक है, देख सकते हो। अब बस ये नोटिस कर लो कि भैया जो स्ट्रॉन्ग पीक दिखाई दी, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट किया गया, पहला एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय वेरिंग एक्सेलेरेटेड वोल्टेज फ्रॉम 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट, ठीक है। ये कुछ एक पर्टिकुलर पोटेंशियल से एक्सेलेरेट किया गया, पर्टिकुलर पोटेंशियल से एक्सेलेरेट किया गया। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा बस। इट वॉज नोटिस दैट स्ट्रॉन्ग पीक अपियर्ड इन द इंटेंसिटी आई ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर एन एक्सेलेरेटिंग वोल्टेज 54 वोल्ट एट अ स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री। देखो भाई हुआ क्या, हुआ क्या, जो स्कैटरिंग एंगल, देखो ये एज अ फैक्ट याद कर लो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऐसा क्यों हुआ, फैक्ट याद कर लीजिए, फैक्ट याद कर लीजिए कि भैया स्ट्रॉन्ग पीक, स्ट्रॉन्ग पीक एक्चुअली क्या हुआ, ये डिटेक्टर है, जो डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर एक पर्टिकुलर एंगल पे, इसके बारे में थोड़ी सी वन शॉट उसमें क्वेश्चन पैटर्न ज्यादा चर्चा कर लेंगे, ठीक है। देखा गया ये डिटेक्टर होता है एक पर्टिकुलर एंगल पे ज्यादा इंटेंसिटी लेके आता है। जैसे लाइट को आप, जैसे आप टॉर्च मारते हो, टॉर्च मारते हो, जहां टॉर्च गिरती है, जहां टॉर्च पड़ती है, वहां मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, आसपास कम इंटेंसिटी होती है। तो वही एक पर्टिकुलर एंगल पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी, बिल्कुल इसको उसकी तरह हो रहा था। जिसने वेव नेचर पढ़ा है, जिसने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा है, एक्चुअली क्या होता है ना, यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। सर समझ नहीं आ रहा, समझना नहीं है, ज्यादा समझना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूं, बस याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी की होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। आप आसान भाषा मार के, आसान भाषा में समझो, जैसे आप टॉर्च मारते हो, जहां टॉर्च गिरती है वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी नहीं होती, आसपास कम होती है, वैसे तो कुछ सीन हो रहा है, ठीक है। बस ये पॉइंट याद कर ले, ठीक है, कि भैया अगर कोई कल को कुछ आ जाता है, मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल कहां पे होता है, किस वैल्यूज पे ये अच्छे से ऑब्जर्व हो पाया था, 54 वोल्ट पे और थीटा 50 डिग्री पे। बस इसको एज अ फैक्ट याद कर लो, बहुत डिटेल में मत जाना, दिक्कत होती है, दिक्कत होती है, ठीक है, दिक्कत होती है, ठीक है। डोंट थिंक ज्यादा मैं बता नहीं रहा, रीजन है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में भी और चर्चाएं हैं। तो सर एक कंफ्यूजन ये हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन साला यहां पार्टिकल 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 पार्टिकल, ये वेव बना कब, ये वेव बना कब, ये तो साइंटिस्ट तो बता ही सकते हैं ना वेव बना कब। यू नो आई एम गोइंग टू टेल, क्या बताऊं मैं, इतनी इंटरेस्टिंग चीज है। अभी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो उसमें भी आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ने एक्चुअली क्या हुआ था, एक और चीज बता देता हूँ, एक और चीज बता देता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट मतलब एक शीट में, ऐसे एक शीट में क्या करते हैं, ऐसे दो रेक्टेंगुलर होल्स बना देते हैं, पतले पतले रेक्टेंगुलर होल्स बना देते हैं और लाइट पास करवाते हैं। लाइट पास करवाते हैं तो हमको कुछ पैटर्न दिखाई देता है, कुछ पैटर्न दिखाई देता है, लाइट पास करवाते हैं तो कुछ पैटर्न दिखाई देता है। तो वही चीज इलेक्ट्रॉन के साथ करी गई थी, तो इलेक्ट्रॉन में भी वही पैटर्न मिला था जो लाइट के साथ पैटर्न मिलता है, वही पैटर्न मिला था जो लाइट के साथ पैटर्न मिलता है। सो मच इंटरेस्टिंग पॉइंट टू टेल। बस लेट्स कंक्लूड दिस लेक्चर विद अ सेइंग दैट ये वेव बना कब, ये इलेक्ट्रॉन वेव बना कब, तो हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, वी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग। लेट्स इसी में देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को लेट से ऑब्जर्व किया, आंखें गड़ा दी, साला ये बदलता कब है, एक इलेक्ट्रॉन एक साथ एक जगह प्रेजेंट कैसे है, बदलता कब है। आंखें गड़ाई, आंखें गड़ाई, आंखें गड़ाई, आंखें गड़ाई, आंखें गड़ाई, आंखें गड़ाई, टकराया, आंखें गड़ाई, आंखें गड़ाई हुई है, आंखें गड़ाई हुई है, टकराया और यहां पे प्रेजेंट हो गया। क्या, जब इलेक्ट्रॉन को देखा इसने वेव नेचर शो ही नहीं किया। यस सर, क्या बोल लो सर, अब हाई फाई हो रहा है, सुनते चले जाना। इलेक्ट्रॉन को जब अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर मेजरमेंट किया जाता है, जब इलेक्ट्रॉन को देखा जाता है कि देखते देखते कहां वेव नेचर बनेगा, कहां वेव बनेगा, कहां वेव बनेगा, कहां वेव बनेगा, वो कहीं वेव बनता ही नहीं है। इट एक्ट्स एज अ प्योर पार्टिकल,
मतलब अगर हम इस सेम चीज जैसे मैंने बताया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स भी वही पैटर्न दिखाते हैं जो वेव दिखाता है। बट अगर हम कोई ऐसा डिवाइस रख लें जो ऑब्जर्व कर सके, जो ट्रैक कर सकते इलेक्ट्रॉन्स को, जब हम ऑब्जर्व करने जाते हैं वो बिहेवियर शो नहीं करता। इलेक्ट्रॉन्स डोंट शो दैट बिहेवियर, वो पैटर्न नहीं दिखाते जब हम इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। Guys, I know this is weird, scientists are still finding this out, but it's so weird. ये अजीब है, साला इलेक्ट्रॉन को पता कैसे चलता है, उसको एज इफ इलेक्ट्रॉन को पता चल जाता है कि हम उसको देख रहे हैं, एंड दैट इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स शोइंग वेव नेचर देन। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली वेव कब बनता है, कैसे बनता है। आई नो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बट यस दैट्स इट। मतलब अगर आप इस एक्सपेरिमेंट कुछ कैमरा फिट कर लो, कुछ देखने की कोशिश करो इसको कि कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो रहा है, मतलब ऑब्जर्व इस इलेक्ट्रॉन को अंडर ऑब्जर्वेशन डाल दो कि कैसे मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, तो ये टकरा जाएगा। तब ये हर जगह प्रेजेंट नहीं होगा, तब ये हर जगह प्रेजेंट नहीं होगा अगर इसको अंडर ऑब्जर्वेशन डाल दिया गया। अगर नहीं डाला हुआ है, सिंपल डिटेक्ट करें, कोई अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं है, इट विल बी प्रेजेंट एवरीवेयर, इट विल बी प्रेजेंट एवरीवेयर। इसीलिए हम ढूंढ नहीं पाए अभी तक ये कब होता है ये ट्रांजिशन, क्योंकि जब देखने जाओ तो इट शोज पार्टिकल। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं अपनी आंखों से, हम डिस्टर्ब कर देते हैं वेव नेचर, हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं वेव नेचर। सर बहुत अजीब है, इंटरेस्टिंग है, बट बहुत अजीब है। यस, इट्स कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन और एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट ने कहा था, वट एवर वी सी इन दिस वर्ल्ड, हम जो देख रहे हैं इट्स अ इल्यूजन, इट डज नॉट एग्जिस्ट। जो हम देखते हैं डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। ये सब क्वांटम मैकेनिक्स है, जो हम बेसिकली हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ये सब एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे टाइम है, टिक टॉक टाइम एग्जिस्ट, हाउ डज दिस हैपेंस, लाइक कैसे होता है। आपने पढ़ा होगा ईएम वेव्स सन से आती है अर्थ पे, ईएम वेव्स को मीडियम नहीं चाहिए होता है, देन हाउ डज दे ट्रेवल, मतलब क्या है ईएम वेव्स में ऐसा कि उनको मीडियम ही नहीं चाहिए होता। ये सब चीजें हैं, बहुत सारी बहुत डीप टॉक्स। तो खैर लेक्चर खत्म करते हैं। इससे हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस में जरूर आना, ठीक है। वो सब जो मैंने बताया उसको इतना डिटेल में मत समझना, ठीक है। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक्ड इट, इट्स अ शॉर्ट लेक्चर। तो काम की चीज समझ में आ गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस में जरूर आना। थैंक यू सो मच।